ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक, रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग। वामन केंद्रे जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूं तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा। क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है ये कहां से आ रही थी? ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है। जी, आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है। हाँ, आपके सब कुछ खिलाफ विरुद्ध है और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद। वाह वाह। क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था। ये बात, और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं। जी जी। पर मुझे तो वहीं जाना था, तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रिपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए। वाह वाह वाह। मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूं। और आप जवाबदेह है, उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है। जी। तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मायने नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए। क्या बात है। छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां की शुरुआती दिन कैसे थे? मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया जी। तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो। वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, हाँ, 1+1 का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा 1-1 एरिया है, ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी। जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में जी। तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूं और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट। 3 बटन का, मतलब 3 बटन का, हाँ, तेवर के साथ पूरा गाँव वाला और पैंट और एक शर्ट, ऐसे 2 ही पेयर थे मेरे पास जी। एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा।
और ये पहन के ऐसे ही गया था, तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है। वाह। तो मेरी तरफ देख के हंसे वो, बोले यही तो है एनएसडी, ये सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा। वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के जी। लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक। माय गॉड, ये एनएसडी है और यहाँ पर मुझे 3 साल रहना है जी। तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्रे संभालो, अब कब वापस जाओगे। तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई, और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी, तो मुझे लगा ये टीचर होगी। हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है, सारे उनका स्वागत आगत। तो वहां रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी, तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में, तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है। ओके। और उनका नाम था अनामिका हक सर। ओ हो घोड़े को जलेबी खिलाना, जिन्होंने आगे तो चल के फिल्म मेरी बनाई। क्लासमेट जो पीएन हक सर, जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी। वाह वाह। तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहाँ से आया है। तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से, उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं यहाँ माहौल ठीक है। वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग? नहीं वो नहीं बता। उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों तीनों भी। अच्छा ठीक है। और जो मुंबई में ही रहती है। चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है। यहाँ एक गाना सुनते हैं। Imagine l'éclat d'un paysage qui te submerge, pas à pas tout pénètre dans cette atmosphère. Tel cri de ce qui t'aspire, toi tu regardes qui t'inspire. Imagine l'instant où tu crois celle que tu attends. Ta bouche est jolie, même tu peux me séduire. Elle n'est pas toutes tes attentes, elle n'est même pas réelle. Rien ne te laisse de place dans le palais originel.
फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है। नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली। पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है। जी जी। मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा। अरे गजब। मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है मुझे, जाना तो महाराष्ट्र है। वाह वाह। क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो थी। मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं। जी। तो इसीलिए मैंने मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम 2-3 लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई आमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्री राम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानीज सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे। वाह वाह वाह। वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है। क्या बात। मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो 2 दिन हफ्ते में, 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो। इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे हैं। उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। 1 महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा। 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की, क्या कहते हैं, एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से एक से बेहतर एक टीचर मिले जी। और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे, वो भी पढ़ाते थे और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर वाह नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी। सौभाग्य से उनके हस्बैंड की ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसडर, फ्रांस के एम्बेसडर दिल्ली में, तो उनका यहाँ आना हुआ। और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहाँ आई तो उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया। तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था। आप राइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्य शास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो। और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है उस समय। एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का जी। वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा। देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं। फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है, उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का गिरीश कार्नाड जी से लेकर चंद्रशेखर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो
उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए, मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का। हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे। 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे। वाह, एक ही नाटक के 10 एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का जी। ये सारा जो था, फिर एम.के. रैना थे, बंसी कौल थे, जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे। तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमावडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो। तो एक इतना एक्सपोजर, थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है जी। फ्रिट्स बेनिविट्स भी हम वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इब्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारंजी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो। वाह। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रूक को आप पहले साल ही समझ रहे हो, बड़ी बात है। हाँ, सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रूक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे। तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक, बिल्कुल, आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्री राम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही। ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहाँ मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद जी। तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहाँ रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है। क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो। पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं। ये बहुत अद्भुत बात है कि मुझे कोई ये रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है, वाह वाह, बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है। वाह। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है
दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है।
समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए। बहुत है। अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे। जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साइकिया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका हक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा, जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटहल उन्होंने लिखी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिजमोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है। वो हिमानी शिवपुरी है, वाह, जो मेरी क्लासमेट है। वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सिंह, हेमा सहाय, जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी। अभी मैं था तभी, अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं। सुंदरश्री है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राजकिरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदम्बरा राव जाम्बे हैं, जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया। वो भोपाल में स्थित है, वह था उड़ीसा का, पर वो अभी भी वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे, उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। मीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है। क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा? मैं तो गया था एक्टर होने के लिए जी, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है। इससे बड़ा मौका कुछ नहीं, क्योंकि कारण जी का ये कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो 2 या 3 ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूं जी। तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है। मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रही है। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही जी, स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के 2 वजह हैं। एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है। किसी के ऊपर निर्भर हो आप, कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था। मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे,
मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूं। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंज वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी यादा जी, या गजब तिची यादा मराठी में जी, या जी। मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है जी। इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और 2 लाइट है और 2 एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा। वाह वाह, क्या बात तो है। यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख। ये बात कि मैं जाऊंगा, बीड़ जाऊंगा तो वहां 2 फ्लड लगी हुई है, उसी में करना है। उसी में जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशरभाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट टाइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए। गजब। तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा। अच्छा। हमने अपने 24-25 लोग थे, तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे। एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस 1 साल में हमने 22 नाटक किए। अरे बाप रे, जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा ये नहीं एक्स्ट्रा है, थे। एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातना घर हिंदी में की, बहुत इंटेंस नाटक। बहुत इंटेंस नाटक है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन दैन एक्टिंग। ओके, ये वो ये पॉइंट। अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है, और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक तो नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक के। वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल्ट ब्रेक्ट, सो दिस टाइम आई वांट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच। क्या बात। हमने करी है। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है। तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रिज मोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए। वाह। तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था, उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 years टाइम। वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव। अद्भुत अनुभव, और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर
उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लेगा आई शुड बी द डायरेक्टर। ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया जी, दूसरा मेरा संस्कार था और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था मुझे अपनी बात कहनी है। यस। और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया। क्या बात है, जो मुझे अंदर से नहीं लगा। जी, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल। बिल्कुल दिल की बात। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे क्या दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। चेहरे पे चेहरा लगा लो, अपनी सूरत छुपा लो। चेहरे पे चेहरा लगा लो, अपनी सूरत छुपा लो। कैसे दीवानों को कोई समझाए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे क्या दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। जब हाल दिल का सुनाना, ये बात ना भूल जाना। जब हाल दिल का सुनाना, ये बात ना भूल जाना। अपने हैं गम लोग पराए,
दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए, याद रहे क्या दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। दिल में चुभे लाख कांटे, पतझड़ में भी फूल बांटे, दिल में चुभे लाख कांटे, पतझड़ में भी फूल बांटे, हमने बहारों के ही गीत गाए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए, याद रहे क्या दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए, ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा कि इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे। उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक। जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया जी, और मेरे सामने 2 चॉइस थे। एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है। एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी जी, 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में, और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपरेटरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं। वाह वाह, मतलब 2 अलग अलग रास्ते, अलग, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है जी, और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपरेटरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था जी, और वहां पर एनएसडी रेपरेटरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है? आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की? बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले, प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए, और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर। अरे गजब। और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट।
आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे आल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए। अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है, एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या 1 या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रैना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली आलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा वावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है। बाप रे। तो ये सारा इतना मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं? गजब। मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड़ डोमिनेशन है कल्चर में। तो एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड़ कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था जी। वो 35-35, 40-40 फुट के हेड गियर आप देख रहे हो, हाँ, उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया जी। खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है। हाँ, वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तय्यम का मतलब होता है दैवम। अच्छा, दैवम मतलब देव जी। उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनाउंसिएशन है, गलत मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है जी जी जी, पर वो प्रोनाउंसिएशन है तय्यम। तय्यम का मतलब है देव। देव जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है। क्या अनुभूति है, वाह। मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता कि कौन है। यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग हैं वो गांव के कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग हैं। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है। वाह, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। क्या बात है। किस्मत जो लिखे कभी नहीं वो मिटे, जितनी भी जुस्तजू कर ले तू, दिल में ये नफरतें लेके ना हो सके अपने खुदा से तू रूबरू। लेके उजालों से नूर के छींटे, अंधेरों की बस्ती में तू जला मशालें।
दुश्मनों को ढूंढने में हम कहीं रास्ते में खो जाए ना, खुदा अगर ना ले खबर बंदों की तो हम गुनाह करके पछताए ना। फूल सारे मुरझाएंगे तू सुन ले यार अपना, इन कांटों को ही चुन ले। संग तेरे खुशबू नहीं रहने वाली मिली है तुझे जो खुदा के करम से। इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती। इतना बड़ा है वो, इतना ऊंचा है। और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दुधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है। ओके। 3-3 महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तय्यम होता है, तो 3 महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहाँ होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है। कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कटड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है, अरे और 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं, नारियल के पत्तों से जलकर, जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। ऐसा काम जो करता है, और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए। आस्था है, आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है जी। जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तय्यम वो भगवान निकलता है। अच्छा, सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ। वाह। अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, 2-3 कम्युनिटी हैं जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है। तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है। जी जी जी। अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम। वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहां कहां है,
कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया क्योंकि वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है। ये 4 राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है। एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर। एक संगम हो रहा है। तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की है, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग। जी। तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलॉसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलॉसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था। लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे 2 जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं। क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, इस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है। अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। वाह वाह वाह। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। उजाले उनकी यादों के।